हेलो दोस्तों, आओ हम इस वीडियो में पढ़ना शुरू करते हैं प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन के बारे में। तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है तथा अपवर्तन क्या होता है। तो इसको पढ़ने से पहले हम यही जानेंगे प्रकाश क्या होता है, क्योंकि हमें पढ़ना है किसके बारे में, प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन के बारे में जानना है। तो हम अगर ये जानना है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन देखना है तो उससे पहले हमें यही पता चल जाए कि प्रकाश क्या चीज है ना, क्योंकि जब प्रकाश पता चलेगी तभी तो उसका हम अपवर्तन देख सकते हैं और उसका परावर्तन देख सकते हैं ना, मतलब उसमें कौन से गुण पाए हैं तभी तो देख सकते हैं। तो हम सबसे पहले जाने प्रकाश क्या है। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जिसकी सहायता से हम वस्तु को देख सकते हैं। मतलब अगर जो प्रकाश होती है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जिसकी सहायता से हम वस्तु को देख सकते हैं, परंतु प्रकाश को हम अपने नग्न आंखों से देख नहीं सकते हैं। जैसे एक अंधेरे कमरे में है, तो अंधेरे कमरे में अगर प्रकाश नहीं है तो क्या वहां की कोई वस्तु दिखाई पड़ती है? तो वस्तु दिखाई नहीं पड़ती है, क्योंकि वहां क्या नहीं है, प्रकाश। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम वस्तु को देख सकते हैं। मतलब प्रकाश की हमारी परिभाषा क्या होगी? तो प्रकाश की परिभाषा बता सकते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम वस्तु को देख सकते हैं। मतलब जो हमारी प्रकाश होती है एक प्रकार की ऊर्जा होती है जिसकी सहायता से हम वस्तु को देख सकते हैं, वो क्या होती है, प्रकाश है। यदि प्रकाश नहीं तो हम किसी वस्तु को देख नहीं सकते हैं। उदाहरण आपको बताएं, एक अंधेरे कमरे में चले जाओ जहां प्रकाश अनुपस्थित है, तो अगर वहां कोई भी वस्तु रखी होगी तो हमको दिखाई नहीं पड़ेगी। तो इससे पता चल रहा है जो एक प्रकार की ऊर्जा जिसका प्रयोग हम केवल देखने में करते हैं। तो इस आधार पर जो वस्तुएं होती हैं, प्रकाश के आधार पर जो वस्तुएं होती है वो दो प्रकार की होती हैं। एक हमारी वस्तु होती है परादीप्त वस्तु, परादीप्त वस्तु। तो एक हमारी होती है अपरादीप्त वस्तु। देखने के आधार पर कुछ प्रकाश प्रकाश की सहायता से दिखाई पड़ती है, तो कुछ प्रकाश के बिना सहायता से दिखाई पड़ती है। उस आधार पर वस्तु कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की, एक प्रादीप्त और एक अपरादीप्त या आदित्य कह दो, अपरादीप्त कह देना या आदित्य कह देना। तो देखो इसके नाम से ही पता चल रहा है प्रादीप्त। प्रादीप्त का मतलब वो होता है कि वे प्रकाश हैं जो स्वयं प्रकाश को उत्सर्जित करे, स्वयं प्रकाश को उत्सर्जित करे, उसे प्रादीप्त वस्तुएं कहते हैं। मतलब कि कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनको देखने के लिए प्रकाश आवश्यकता नहीं पड़ती है। जैसे हमें सूर्य है, तो क्या सूर्य को टार्च लेकर देखेंगे? तो सूर्य को टार्च लेकर नहीं देखते, क्योंकि सूर्य खुद ही प्रकाश दे रही है ना। तो वे वस्तुएं जिनको देखने के लिए प्रकाश आवश्यकता नहीं पड़ती है उसे हम कौन सी वस्तु कहते हैं? अपराधित वस्तुएं कहते हैं। मतलब जो स्वयं प्रकाश को उत्सर्जित करते हैं उसे हम प्रादित वस्तु कहते हैं, जिनको देखने के लिए प्रकाश आवश्यकता नहीं पड़ती उसे हम प्रादित वस्तुएं कहते हैं। जैसे कि क्या हो गया हमारा सूर्य। अब सूर्य को देखना है तो क्या हम टॉर्च लेके देखेंगे? तो नहीं देखेंगे। इसके बाद जैसे क्या हो गया, जलता हुआ बल्ब, जलता हुआ बल्ब। अगर हम बुझा हुआ बल्ब देखें तो बुझा हुआ किसमें चला जाएगा? प्रादित में, क्योंकि कहीं अंधेरे कमरे में कहीं बल्ब अगर रखा है किसी खिड़की में, तो क्या हम जाएंगे बल्ब हमको दिखाई पड़ जाएगा? नहीं ना। तो उसको देखने के लिए प्रकाश चाहिए। लेकिन अगर जलता हुआ बल्ब है तो क्या जलते हुआ बल्ब को ढूंढना तो क्या हम टॉर्च लेकर देखेंगे? क्योंकि जलता बल्ब हमको ऐसे ही दिखाई पड़ेगा कि वो जलता हुआ बल्ब है। ठीक। तो जिन वस्तुओं को देखने के लिए प्रकाश आवश्यकता नहीं होती उसे हम क्या कहते हैं? प्रादित वस्तुएं। जैसे क्या हो गया टार्च, लेकिन कैसी टार्च? जलती हुई टार्च, जलती हुई टार्च। समझ रहे हो ना? लालटेन, अब ये कोई लालटेन जल रहा है तो जिनको देखने के लिए प्रकाश आवश्यकता नहीं पड़ती, जब इन सबको देखना है जलता हुआ है तो इसको किसी की जरूरत नहीं है। तो ये कैसी वस्तु होती है? प्रादित वस्तुएं। अब हम जाने क्या चीज? अपराधित वस्तु। तो अपराधित वस्तु किसे कहते हैं? तो वे वस्तुएं जिनको देखने के लिए प्रकाश आवश्यकता पड़ती है, जिनको देखने के लिए प्रकाश आवश्यकता पड़ती है उसे हम क्या कहते हैं? अपराधित वस्तुएं कहते हैं। जैसे कि क्या हुआ हमारा मेज हुआ। अब ये बताओ एक अंधेरे कमरे में मेज रखी है, तो क्या ये बताओ मेज अपने आप दिखाई पड़ जाएगी? तो मेज अपने आप दिखाई नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर अंधेरे कमरे में मेज रखे तो वहां प्रकाश होना चाहिए तभी तो मेज दिखाई पड़ेगा। तो अंधेरे कमरे में आप जाओ, मेज रहेगी उसमें, वो दिखाई पड़ेगा? तो वो दिखाई नहीं पड़ेगा। वो इसलिए क्या होता है? अपराधित वस्तु हो गए। जैसे मेज हुआ, कुर्सी हुआ। जैसे हम खुद एक मनुष्य क्या है, तो क्या मनुष्य हमको अंधेरे में दिखाई पड़ता है? किसी कमरे अंधेरे कमरे में लेकर जाओ, मनुष्य को खड़ा कर दो
तो क्या हम आए देखो दिखाई पड़ेगा? तो हमको दिखाई नहीं पड़ेगा। तो मनुष्य भी किसमें आता है? आपराधित वस्तुओं में ही आता है। हम पूछे पृथ्वी किसमें आता है? जो जमीन है, जमीन, तो देखो अंधेरे में चल रहे हैं तो क्या हमको जमीन दिखाई पड़ती है? तो जमीन दिखाई नहीं पड़ती। तो जमीन भी क्या है? पृथ्वी, जमीन या पृथ्वी, वो भी क्या है? प्रादित। वो भी क्या है? अपराधित। अपराधित, क्योंकि इसको देखने के लिए प्रकाश का होना जरूरी है। इसमें सबसे जरूरी क्या है? चंद्रमा। चंद्रमा भी एक अपराधित वस्तु है, क्योंकि चंद्रमा का किस कारण दिखाई पड़ता है? तो सूर्य के कारण। यदि सूर्य ना हो तो चंद्रमा दिखाई नहीं पड़ेगा। तो प्रादित वस्तु और अपराधित वस्तु अच्छे से समझ गए, प्रकाश भी समझ गए, इस बात में कोई दिक्कत तो है नहीं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद यहाँ पर जरूर देखो, प्रकाश का परावर्तन देखना है, अपवर्तन देखना है, तो यहाँ प्रकाश का गुण बहुत जरूरी है कि प्रकाश में कैसा गुण पाया जाता है। तो यहाँ सबसे जरूरी क्या चीज है? प्रकाश का गुण। प्रकाश का गुण। और प्रकाश के गुण से हमारे ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं प्रकाश के गुण से। तो देखो इसको, जैसे हम प्रकाश है तो प्रकाश को तो हम ऐसे देखते हैं, हमारे वायुमंडल में प्रकाश रहती है, तो हम प्रकाश का एक बार अध्ययन करके इसके सारे गुण को हम लिख सकते हैं। जैसे कि ये हमारी एक टार्च है। टार्च आपको पता ही है, जिससे सेल पर जलाती है, टार्च है। और टार्च से प्रकाश निकलती है, तो क्या प्रकाश कभी ऐसे से जाती है? तो प्रकाश ऐसे से कभी नहीं जाती है। प्रकाश यहाँ से निकलेगा तो सीधे चली जाएगी, या इस प्रकार फैल जाएगी, लेकिन सीधे जाएगी, सीधे जाएगी। तो इस प्रकार चली जाती है कि नहीं? तो इससे पता चल रहा है कि जो प्रकाश होती है, प्रकाश सीधी सरल रेखा में गति करती है। प्रकाश कैसे चलती है? सीधी सरल रेखा में गति करती है। ये पहला गुण तो आज अच्छे से समझी गए हैं कि प्रकाश कभी डालेंगे तो टेढ़ा मेढ़ा नहीं देता। प्रकाश कैसे चलती है? सीधी। तो प्रकाश कैसे चलती है? सीधी सरल रेखा में गति करते हैं। इसके बाद इसका दूसरा गुण क्या है? प्रकाश कैसी तरंग है? तो प्रकाश एक आयान्त्रिक तरंग है। मतलब प्रकाश तरंग भी है। तो देखो भैया, एक बात हमेशा ध्यान रखना कि प्रकाश में कौन सी प्रकृति पाई जाती है? प्रकाश में द्वैत प्रकृति पाई जाती है। प्रकाश में द्वैत प्रकृति पाई जाती है। द्वैत प्रकृति पाई जाती है। इसमें द्वैत प्रकृति का मतलब क्या हुआ? देखो, द्वैत प्रकृति का मतलब दो प्रकृति पाई जाए। जैसे हर व्यक्ति के दो गुण होते हैं, कहीं पर वो शांत रहेगा तो कहीं पर बहुत चिल्लाएगा, या किसी स्थान पे वो एकदम से खुश रहेगा तो किसी किसी स्थान पर क्या रहता है? दुखी रहता है। तो हर मनुष्य के अलग अलग गुण दिखाई पड़ते हैं ना। तो वैसे प्रकाश में भी द्वैत प्रकृति का मतलब, प्रकाश में कितने गुण दिखाई पड़ते हैं? दो गुण दिखाई पड़ते हैं। तो देखो, प्रकाश का दो गुण का मतलब क्या हुआ? प्रकाश कहीं कहीं किसकी भांति व्यवहार करता है? कणों की भांति। प्रकाश कहीं कहीं किसकी भांति व्यवहार करता है? कणों की भांति। तो कहीं कहीं किसकी भांति व्यवहार करता है? तरंगों की भांति। तरंगों की भांति। प्रकाश कणों की भांति भी व्यवहार करती है, तरंगों की भांति भी व्यवहार करती है। प्रकाश कणों की भांति व्यवहार करती है, ये किसने बताया? जो प्रकाश होती है, हम क्या बताया? प्रकाश में द्वैत प्रकृति पाते हैं। द्वैत प्रकृति का मतलब यह होता है कि जिस पदार्थ में कण वाले भी गुण हों और तरंग वाले भी गुण हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? द्वैत प्रकृति कहते हैं। तो प्रकाश में द्वैत प्रकृति पाई जाती है, मतलब प्रकाश कणों की भांति व्यवहार भी करता है और तरंगों की भांति भी व्यवहार करता है। इसका उदाहरण आप देख सकते हो कि जैसे कभी प्रकाश आ रहे, उसमें टार्च लगा हुआ, कहीं रोशनी से निकला, तो उसमें तो कुछ छोटे छोटे कण दिखाई पड़ते हैं, तो उसमें कणों के भांति व्यवहार करता है। तो कहीं प्रकाश देखो, जब हम विवर्तन पढ़ेंगे तब वहां पढ़ाएंगे तरंग इस प्रकार व्यवहार करता है ना। तो ये पता होना चाहिए कि कणों की भांति व्यवहार करती है। किसने बताया था? तो वैज्ञानिक न्यूटन। वैज्ञानिक न्यूटन ने बताया था। इनका कौन सा सिद्धांत था? तो इनका एक सिद्धांत था कणिका सिद्धांत। कणिका सिद्धांत न्यूटन नाम के वैज्ञानिक ने बताया था कि जो प्रकाश होती है, प्रकाश कणों की भांति व्यवहार करती है। ये किस सिद्धांत में बताया था? तो कणिका सिद्धांत में उन्होंने बताया था कि प्रकाश कणों की भांति व्यवहार करती है। इसके बाद प्रकाश तरंगों की भांति व्यवहार करती है, ये किसने बताया था? तो हाइगेंस नाम का एक वैज्ञानिक था, उन्होंने तरंगों का सिद्धांत दिया था। प्रकाश के तरंगिकाओं का सिद्धांत बताया, तरंग का सिद्धांत। तो हाइगेंस नाम के वैज्ञानिक ने बताया था कि प्रकाश तरंगों की भांति व्यवहार करती है, और न्यूटन ने बताया था कणों की भांति व्यवहार करती है। तो हम देखो, जो हाई स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो हाई स्कूल में प्रकाश को केवल किसको मान के पढ़ेंगे? कण मान के पढ़ेंगे। जब हम इंटर में पढ़ेंगे तो कण के भी बारे में पढ़ेंगे, कण वाली प्रकृति और तरंग वाली प्रकृति भी पढ़ेंगे। तो अब यहाँ हम जानते हैं कि प्रकाश जो होती है, भैया हम क्या बताया? प्रकाश एक
प्रकाश एक आयांतरिक तरंग है। प्रकाश एक आयांतरिक तरंग है। प्रकाश एक आयांतरिक तरंग होने का मतलब क्या हुआ? एक होती है यांत्रिक तरंगे तो एक क्या होती है आयांतरिक तरंगे। आयांतरिक तरंगे वे तरंगे जिनको चलने के लिए माध्यम को आवश्यकता नहीं पड़ती है, उसे हम क्या कहते हैं? आयांतरिक तरंगे कहते हैं। मतलब वे तरंगे जिनको चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती, मतलब किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं पड़ती है, उसे हम क्या कहते हैं? आयांतरिक तरंगे कहते हैं। जैसे प्रकाश हुआ, तो प्रकाश देखो वायु में भी चल पाती है, तो क्या हम सब लोग वायु में चल पाते हैं? नहीं चल पाते। मतलब कुछ चीजें होती है, जैसे ध्वनि है। ध्वनि क्या, अब जैसे हम चले जाएं निर्वात वाले माध्यम में चले जाएं तो वहां हमारी ध्वनि सुनाई नहीं पड़ेगी, क्योंकि वहां माध्यम नहीं है। तो वो जो ध्वनि होती है वो यांत्रिक तरंग होती है। अब प्रकाश क्या हो? प्रकाश देखो वायु में भी चल सकती है, वायु में चल जाती है। जैसे कोई ठोस से पानी में भी उसकी आवाज होती है, कांच में भी उसकी आवाज होती है, जैसे कहीं भी हो ध्वनि, मतलब प्रकाश सब जगह चल सकती है ना। तो इसको चलने के लिए कोई किसी एक ही माध्यम का होना जरूरी नहीं, इसलिए एक ऐसी है तरंग है आयांतरिक तरंग है। परंतु एक बात ध्यान रखना, प्रकाश को माध्यम को आवश्यकता नहीं पड़ती है, परंतु जो प्रकाश का वेग होता है वो माध्यम पर निर्भर करता है। जैसे प्रकाश का जो वेग होता है धीमा कहाँ होता है? ठोस में। उससे तेज कहाँ होगा? द्रव में। गैस में और तेज होगा। ठीक उसी प्रकार होता है। तो वो माध्यम पर उसका वेग निर्भर करता है, लेकिन इसके चलने के लिए माध्यम को आवश्यकता नहीं पड़ती, इसलिए प्रकाश कैसी तरंग है? एक आयांतरिक तरंग है। दूसरा क्या पता होना चाहिए भैया? प्रकाश एक, ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे। प्रकाश एक ऐसी तरंग है, अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। अनुप्रस्थ तरंग का मतलब क्या होता है? वे तरंगे जिनमें जब जैसे कोई तरंग चल रही है तो उसमें जो जो तरंग चलती है, तो तरंग क्या है? कणों का कंपन तरंग कहलाता है। तो जब वो कंपन करने वाले कण होते हैं ऊपर नीचे कर रहे हो, किसी एक ही दिशा में ना कर रहे हो, तो उसे क्या कहते हैं? अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। तो जो प्रकाश के कण हैं तो इस प्रकार को थोड़ा क्या कहते हैं? ऐसे ऐसे चलते हैं प्रकाश के कण, मतलब कंपन करते हुए चलते हैं, इसलिए उसे हम क्या कहते हैं? अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। इसके बाद भैया चौथा गुण क्या है? सबसे जो जरूरी है ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, निर्वात में प्रकाश की चाल। निर्वात में प्रकाश की चाल। तो निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है, प्रकाश की चाल को हम सी से लिखते हैं, वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। जो निर्वात में प्रकाश की चाल होती है वो कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। ये चाल किसने बताया था? तो एक रोमर नाम के वैज्ञानिक ने बताया था कि जो निर्वात में प्रकाश की चाल होती है वो कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। ये किसने बताया था? तो रोमर नाम के वैज्ञानिक ने बताया था। इतने होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये भैया 1 सेकंड में 3 × 10⁸ मीटर, मतलब 3 के पीछे कितने जीरो लगे हैं? 1 जीरो, 8 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 2 3 4 5 6 7 और 8, कितने जीरो हो गए? 8। 3 3 6 2 8। तो मीटर क्या हो गया? मीटर। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ और 10 करोड़। मतलब प्रकाश 1 सेकंड में 30 करोड़ मीटर जाती है। कहाँ पर? निर्वात में। तो ये वाला पता रखना हमेशा भैया। इसके बाद और गुण लिख सकते हो, ये तो आप खुद ही लिख सकते हो कि प्रकाश पारदर्शी माध्यम के आर पार जा सकते हैं। पारदर्शी माध्यम वह माध्यम होता है जिसके आर पार देखा जा सकता है, जबकि अपारदर्शी माध्यम के आर पार नहीं जा सकते। जैसे ये माध्यम क्या है? अपारदर्शी। अपने हाथ को उस पार का देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं। अब प्रकाश डालो तो क्या प्रकाश इधर निकल पाएगी? तो प्रकाश नहीं निकल पाएगी। तो इससे पता चला कि प्रकाश अपारदर्शी माध्यम के आर पार नहीं जा सकते, जबकि पारदर्शी माध्यम के आर पार चले जाते। पारदर्शी माध्यम का जैसे जिसके आर पार देखा जा सके। ठीक, तो ये हो गया। इसके बाद भैया ये वाला ध्यान रखना जो ऑब्जेक्टिव के लिए भैया बहुत जरूरी है कि प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल सबसे तेज कहाँ होती है? तो वो कहाँ होती है? निर्वात में। अच्छा, यहाँ बार बार निर्वात वर्ड का यूज करें तो निर्वात क्या है? निर्वात एक ऐसा माध्यम होता है जिसमें कोई धूलकण नहीं होते, उस माध्यम को हम क्या कहते हैं? निर्वात। अब ये बताओ, कोई धूलकण नहीं, जब प्रकाश जा रही है तो उसको वो किसी से टकराएगा? और टकराएगा नहीं, तो प्रकाश सीधे चली जाएगी नहीं। तो जो निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे तेज होती है, ये हमेशा ध्यान रखना। पूछा था प्रकाश की चाल सबसे अधिकतम कहाँ होते? तो कहाँ होते हैं? निर्वात में। अगर ऑप्शन निर्वात की बात किस में होती है? वायु में। निर्वात क्या है बता चुके, एक ऐसा माध्यम जिसमें कोई धूलकण नहीं होती है। तो अगर सबसे तेज कहीं होती होगी तो सबसे धीमी भी कहीं होती होगी। तो प्रकाश की चाल, प्रकाश की
चाल सबसे धीमी अगर देखा जाए तो सबसे धीमी कहाँ होती है? हीरे में। सबसे धीमी हीरे में होती है। हीरे में क्यों होती है? क्योंकि हीरा प्रकृति का सबसे कठोर पदार्थ, प्रकृति का सबसे कठोर पदार्थ। अब ये बताओ, ये कठोर है तो इसके अंदर जाने में दिक्कत होगी कि नहीं? इसीलिए प्रकाश अंदर जा नहीं पाते। तो प्रकाश के साथ सबसे धीमी कहाँ होती है? हीरे में। तो प्रकाश के ये गुण तो आप सभी लोग अच्छे से समझ गए होंगे। जो सभी ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं तो ये समझ गए होंगे। इसका आप सभी लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे प्रकाश के परावर्तन के बारे में। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, मतलब प्रकाश से होने वाली घटनाओं के बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो प्रकाश से होने वाली घटना, प्रकाश से होने वाली घटना, तो यहाँ पर केवल हम दो ही घटनाओं के बारे में पढ़ते हैं हाई स्कूल में। बाकी इसके बाद हम इंटर में से ज्यादा पढ़ते हैं, लेकिन हम यहाँ सारी चीजें आपको बता देंगे जितनी भी घटनाएं हैं प्रकाश से होने वाली घटनाएं। प्रकाश से होने वाली घटना में हम सबसे प्रमुख है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश से होने वाली सबसे प्रमुख घटना क्या है? प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन का मतलब क्या, देखो इसे समझा देंगे, इसके बाद हम एक एक थ्योरी लिखवाएंगे, बाकी सारा चीज हम लिखवाएंगे। परावर्तन के नियम क्या होते हैं पहले मैं इसे समझ ले लंबा लंबा कि प्रकाश का परावर्तन क्या है। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का पास मतलब पीछे लौट जाने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। मतलब वैसे तुम लिख सकते हो कि प्रकाश का पास मतलब पीछे लौट जाने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे एक टार्च हुई, अब इस टार्च से अगर प्रकाश जाएगी तो प्रकाश जा रहा है तो क्या लौटेगी? नहीं लौटेगी। लेकिन अगर यहीं पर कोई प्लेट ला के रख दो तो उसी से टकरा कर कहाँ जाएगी? लौट जाएगी कि नहीं? तो प्रकाश पीछे तभी लौटती है जब किसी पृष्ठ से टकराती है। तो उस घटना को ही हम क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। जैसे प्रकाश यहाँ डालोगे तो टकरा कर वापस लौट जाएगी कि नहीं? तो उस घटना को ही हम क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन क्या है? प्रकाश का किसी पृष्ठ से टकरा कर वापस लौटने की घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन। तो इसके बाद हम यहाँ इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? प्रकाश का अपवर्तन। देखो एक एक चीज के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, बस हम केवल बता दें अपवर्तन क्या है, परावर्तन क्या है। प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अस्य मतलब आगे चले जाना। आगे चले जाने का मतलब किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम। अच्छा यहाँ पर एक चीज बताना हम भूल गए कि जो माध्यम होता है, माध्यम क्या होता है? कणों से मिलकर क्या बनता है? माध्यम। कणों से मिलकर माध्यम बनता है। तो माध्यम यहाँ पर दो होते हैं। एक हमारा कैसा माध्यम होता है? संघन माध्यम। और एक क्या होता है? विरल माध्यम। माध्यम क्या है? कणों से मिलकर जो आकृति बनती है उसे हम क्या कहते हैं? माध्यम। जैसे एक जल वाला माध्यम होता है, जल वाले में जल के कण होते हैं। कांच वाला माध्यम में कांच के कण होते हैं। वायु वाले माध्यम में वायु होती है। ठीक, तो कणों से मिलकर क्या बनता है? माध्यम। माध्यम होते हैं दो प्रकार के, एक होता है सघन माध्यम और एक होता है विरल माध्यम। तो देखो माध्यम कणों से मिलकर बना, ऐसे नहीं। विरल मतलब विरल विरल, विरल मतलब विरल विरल, विरल विरल का मतलब होता है दूर दूर। तो ये बताओ जैसे कहीं भीड़ है, तो कहीं भीड़ दूर दूर है, मतलब जिसमें व्यक्ति है वो दूर दूर है, तो उसमें चलने में तुमको कोई दिक्कत होगी? तो नहीं होगी, हम बहुत तेज दौड़ सकते हैं। तो अगर हम दौड़ सकते हैं तो प्रकाश भी तेज दौड़ सकते हैं। तो मतलब प्रकाश की चाल अधिक कहाँ होती है? तो विरल माध्यम। संघन माध्यम का मतलब क्या होता है? वह माध्यम जिसमें कण बहुत पास पास में होते हैं। तो ये बताओ अगर किसी भीड़ में, जैसे भीड़ है कोई, तो उसमें व्यक्ति बहुत पास पास में खड़े हैं, तो क्या हमको चलने में दिक्कत नहीं होगी? तो होगी, हमको चलने में बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। तो अगर हमको चलने में दिक्कत तो प्रकाश को भी चलने में क्या होगी? दिक्कत। तो प्रकाश की चाल धीमी कहाँ होती है? संघन माध्यम में। तेज कहाँ होती है? विरल माध्यम में। इसका उदाहरण जैसे हम बताएं, हम पूछें कि एक है कांच और एक है वायु। अब इन दोनों में कौन संघन है कौन विरल? तो हमको पता है कांच में कण पास पास में है, तो इसलिए कांच कौन सा माध्यम हुआ? सघन। वायु में कण दूर दूर, इसलिए कौन सा माध्यम हो गया? विरल। तो प्रकाश की चाल तेज कहाँ होती है? वायु में ही तो होती है, और कांच में क्या होती है? कम होती है। इतनी बात में कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखो प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन का मतलब क्या हुआ? किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जाए, उस घटना को अपवर्तन कहते हैं। तो ऐसा तो है नहीं प्रकाश किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करे और वैसे निकल जाए। जैसे आप कुछ नहीं, मच्छरदानी हो, मच्छरदानी तो आपको पता ही नहीं, कोई कपड़ा हो, महीन कपड़ा हो जिसके आर पार देख सकते हो। इस प्रकार आप इधर टार्च लगाओ, प्रकाश डालो, जितनी तेज इधर प्रकाश डालोगे क्या इतनी तेज इधर निकल पाएगी?
देखो जितनी तेज इस तरफ प्रकाश डालो इस पर, तो क्या इतनी तेज इधर निकल पाएगी? तो इतनी तेज इधर निकल नहीं पाएगी। इसका मतलब जो एक माध्यम से वो दूसरे माध्यम में जाता है तो अपने मार्ग से क्या हो जाता है, विचलित। चूंकि ये वायु वाला माध्यम था, अब जो ये कपड़ा आया तो ये कुछ ठोस वाला माध्यम मिल गया कि नहीं, चूंकि ये ठोस था हल्का फुल्का, ठीक। तो ये वायु वाले माध्यम से इस माध्यम में आया, इसलिए अपने मार्ग से क्या हो गया, विचलित। इस घटना को हम क्या कहते हैं, अपवर्तन। तो अपवर्तन का मतलब समझ रहे हो ना, किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करने में प्रकाश अपने मार्ग से विचलित आते हैं, उस घटना को हम क्या कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं। एक एक करके सारा चीज हम बताएंगे। इसके बाद एक होता है प्रकाश का विवर्तन। प्रकाश का विवर्तन जो इंटर में पढ़ोगे। तो हम विवर्तन के बारे में बता चुके, बाकी प्रकाश से होने वाले और घटना है, बस केवल आप यहाँ तक जानो बस, है ना। विवर्तन, विवर्तन क्या होता है कि जैसे आप कभी देखे होंगे, जैसे दीवार है, ये दीवार है और इस दीवार में यहाँ पर हल्का छेद है, इस दीवार में यहाँ पर हल्का से क्या हुआ हमारा छेद। अब आप देखोगे कि जब इधर प्रकाश डालो, जब इधर कोई प्रकाश डाल दो ना, तो जब इस छेद से प्रकाश निकलेगी तो कुछ इस प्रकार फैल के निकल जाती है कि नहीं। आप इसका उदाहरण देख सकते हो, जैसे किसी दीवार, कोई दीवार हो, उस दीवार में हल्का सा छेद हो और इस तरफ से आप प्रकाश डालो, तो उस छेद से जब उस प्रकार प्रकाश निकले तो कुछ इस प्रकार फैल के निकल जाते हैं कि नहीं। इस घटना को हम क्या कहते हैं, विवर्तन कहते हैं। विवर्तन का मतलब क्या होता है, प्रकाश का किसी तीक्ष्ण किनारों से मुड़ जाना। तीक्ष्ण किनारों को मतलब बारीकी किनारों से मुड़ जाने घटना को हम क्या कहते हैं, विवर्तन। इसका उदाहरण आप देख सकते हो, जैसे टार्च हुई, तो टार्च में कुछ इस प्रकार का एक लगा होता है कि नहीं, इस प्रकार का लगा नहीं होता, इस प्रकार। अब अगर आप कभी जाना टार्च से ये निकाल के हटा देना, ये वाला हटा देना, तो आप देखोगे प्रकाश इससे फैलती नहीं है। क्यों नहीं फैलती है, क्योंकि यहाँ पर तीक्ष्ण किनारा वाला जो तीक्ष्ण किनारा मिल रहा है ना, तो इस किनारों से टकरा कर सर से प्रकाश कहाँ फैल जाती है। लेकिन जब ये निकाल दोगे तो प्रकाश फैलेगी नहीं। उस घटना को हम क्या कहते हैं, विवर्तन। तो ये चीजें तो आप अच्छे से सभी लोग समझ गए होंगे ना। तो इसमें जो जो हम बताए हैं ये आप एक बार समझ लेना, ठीक। इसके बाद हम प्रकाश के गुण बताए वो समझ लेना। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, प्रकाश के परावर्तन के बारे में पढ़ेंगे, अपवर्तन के बारे में पढ़ेंगे, इन सभी चीजों के बारे में पढ़ेंगे।